कलेक्टर साहब का न्याय। मधेपुरा गांव में उस दिन हलचल मची हुई थी। इसका कारण था कलेक्टर साहब का दौरा। कलेक्टर साहब उस दिन गांव में किसी कारण से आने वाले थे और इसी बात को लेकर पूरे गांव में हलचल मची हुई थी कि आज कलेक्टर साहब हमारे गांव में आने वाले हैं, क्योंकि गांव में सालों से एक पुराना झगड़ा चला आ रहा था और यह झगड़ा उसी गांव के जमींदार हरि प्रसाद और गांव के ही एक गरीब किसान रामलाल के बीच था। उनके बीच एक जमीन को लेकर विवाद था। हरि प्रसाद कहता था कि यह जमीन मेरी है, मैंने अपने बाप दादा से मिली है, यह हमारी पीढ़ियों की जमीन है। और दूसरी तरफ रामलाल कहता था कि यह जमीन मैंने अपने खून पसीने से सींची है, मेरे पूर्वज यहाँ हल चलाते आए हैं, मैंने अपने खून पसीने से दिन रात मेहनत करके मैंने इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया है, इसलिए यह जमीन मेरी है। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा चला आ रहा था, जो कई साल से उन लोगों के बीच में चल रहा था। फिर गांव के ही कुछ लोगों ने उन दोनों को सलाह दी कि वे कलेक्टर साहब के पास न्याय के लिए जाएं और उनके समक्ष अपनी बात रखें। तभी गांव के कुछ आदमी और सरपंच मिलकर एक दिन कलेक्टर साहब से मिलने के लिए गए थे और बात को कलेक्टर साहब को बताया था कि आप एक दिन गांव आकर इस विवाद का निपटारा कर दें। कई साल से यही विवाद पूरे गांव के झगड़े का कारण बना हुआ है और पूरे गांव में अशांति फैली हुई है। तो कलेक्टर साहब ने उनकी बात को रखते हुए कहा था कि वह एक दिन समय निकालकर गांव में आएंगे और दोनों पक्षों की बात को सुनेंगे और फिर इस विवाद को सुलझा देंगे। और आज वही दिन था जब कलेक्टर साहब मधेपुरा गांव में आने वाले थे उसी झगड़े का निपटारा करने के लिए। और यही बात सुनकर गांव वाले पूरी तरह से खुश थे कि आज कलेक्टर साहब ही इस विवाद को पूरी तरह से सुलझा देंगे और सही न्याय भी करेंगे। जमीन जिसकी है उसी के हाथों में चली जाएगी। उन्हें कलेक्टर साहब के न्याय पर पूरा भरोसा था कि वे एक अच्छे इंसान हैं और एक अच्छा फैसला ही करेंगे। जमीन जिसकी है वे उसके हक में ही फैसला करेंगे। इस विवाद को लेकर गांव की पंचायत कई बार बैठी थी, पर नतीजा नहीं निकल पाया था। गरीब आदमी की आवाज कोई नहीं सुनता है, आवाज सिर्फ उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसे होते हैं और वह अपने पैसों के दम पर एक गरीब इंसान की आवाज को दबा देता है। यही इस दुनिया की असलियत है और यही मधेपुरा गांव में भी हो रहा था। जमींदार हरि प्रसाद अपने पैसों के दम पर गवाह को खरीद लेता था और अपने पक्ष में गवाही देने के लिए कहता था और इस तरह वह उस जमीन को अपनी बताता था। और दूसरी तरफ रामलाल था, जो एक गरीब आदमी था। वह सिर्फ खून पसीना बहाकर उस जमीन पर खेती करता था और उसी से अपना गुजर बसर करता था।
उसके पास इतने साधन, इतने पैसे नहीं थे कि वह कोर्ट कचहरी में जा सके या किसी गवाह को खरीद सके। वह तो मुश्किल से दिन रात मेहनत करके अपने घर का गुजर बसर ही कर रहा था और इस तरह दोनों पक्षों के बीच में उस जमीन को लेकर विवाद चला आ रहा था। पूरा गांव दो हिस्सों में बटा हुआ था। कुछ आदमी तो हरिप्रसाद के साथ थे और कुछ रामलाल के साथ, लेकिन आज वह दिन आ गया था, यानी कि सुनवाई का दिन, जिसकी कई सालों से पूरा गांव प्रतीक्षा कर रहा था कि कब यह विवाद खत्म होगा और पूरे गांव में शांति फैलेगी। इसलिए पूरा गांव आज कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहा था कि कब कलेक्टर साहब आएंगे और दोनों पक्षों की बात को सुनेंगे और फिर अपना सही न्याय करेंगे। और तभी वह समय आ गया। बिल्कुल पूरे गांव में एकदम से सनसनी फैल गई और सब शांत हो गए। बस कोई आवाज आ रही थी तो सिर्फ हवा की जोरों से चलने की आवाज आ रही थी और फिर एकदम से गाड़ियों की आवाज आने लगी। सब एकदम से खड़े हो गए क्योंकि कलेक्टर साहब की एंट्री गांव में हो चुकी थी। कलेक्टर साहब गांव में आ गए थे। उनकी गाड़ी पंचायत भवन के सामने आकर रुकी और साथ में कई गाड़ियां और भी थी। कलेक्टर साहब अपने चमचमाती नई गाड़ी से बाहर आए तो गांव के बड़े बुजुर्गों और सरपंच समेत लोगों ने उनका स्वागत किया, हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और फिर पंचायत भवन में अंदर लेकर आए और उन्हें बैठा दिया। तभी कलेक्टर साहब ने सरपंच से कहा कि आप उन लोगों को बुलाओ जिनकी शिकायत है और जिन लोगों के बीच में इस जमीन को लेकर विवाद है। तभी सरपंच साहब ने एक बार हरिप्रसाद को बुलाया और कलेक्टर साहब को बताया कि सर, यह जमींदार हरिप्रसाद है। यह कहता है कि जमीन इसकी है, इसके दादा परदादा की जमीन है और उन्होंने ही इसे दी है। यह उनकी खानदानी जमीन है। फिर सरपंच ने गरीब किसान रामलाल को आवाज दी और उसे बुलाया। फिर कलेक्टर साहब से कहा, सर जी, यह रामलाल है और यह उस जमीन पर कई वर्षों से खेती करता आ रहा है और अपने खून पसीने से दिन रात मेहनत करके उस बंजर जमीन को इसने उपजाऊ बनाया है। पहले वह जमीन बिल्कुल बंजर होती थी, बेकार पड़ी रहती थी। उस जमीन पर कुछ भी नहीं होता था, लेकिन रामलाल ने दिन रात उस जमीन पर मेहनत की है और उसमें सुधार किया है और अब वह एक बंजर जमीन से उपजाऊ जमीन बन चुकी है और यह उस जमीन पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और अपना गुजर बसर करता है। इस तरह कलेक्टर साहब ने दोनों पक्षों को देखा। कलेक्टर साहब ने फिर पूछा, किसके पास जमीन के कागज हैं? तभी जमींदार हरिप्रसाद ने कलेक्टर साहब से कहा कि साहब, जमीन के कागजात मेरे पास हैं। हरिप्रसाद ने चमचमाते हुए कागज कलेक्टर साहब के सामने रख दिए। यह देखिए, जमीन मेरे नाम पर है। कलेक्टर साहब ने कागज हरिप्रसाद के हाथ से ले लिए और फिर बड़े ध्यान से उन कागजों को पढ़ने लगे। कलेक्टर साहब को उन कागजों में कुछ गड़बड़ी सी नजर आई, लेकिन कलेक्टर साहब ने किसी को कुछ भी नहीं कहा और हरिप्रसाद को कहा कि ठीक है। और फिर कलेक्टर साहब ने रामलाल की तरफ देखा और उनसे कहा, रामलाल, तुम कुछ कहना चाहते हो? रामलाल ने कलेक्टर साहब से कहा, साहब, मेरे पास कोई कागज नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ मेरी मेहनत ही है, जो मैं दिन रात उस जमीन पर करके अपना पसीना बहाता हूँ। बस वही है और मेरे पास कुछ नहीं है। और यह कहकर रामलाल ने अपना सिर झुका लिया।
फिर कलेक्टर साहब दोनों पक्षों की तरफ देखा और फिर कुछ सोचने लगे। वहां पर पंचायत में पूरा गांव मौजूद था। एकदम से बिल्कुल सब शांत हो गए। कलेक्टर साहब कुछ गहरी सोच में थे और वहां पर आवाज आ रही थी तो सिर्फ हवा के झोंकों की और किसी चीज की कोई आवाज नहीं थी। गांव के सभी लोग कलेक्टर साहब को देख रहे थे और फिर एक दूसरे की तरफ और सोच रहे थे कि कलेक्टर साहब अब क्या फैसला लेंगे। क्या वे सिर्फ इन कागजों को देखकर ही हरिप्रसाद को यह जमीन सौंप देंगे या फिर कोई और फैसला लेंगे। लेकिन अब जो भी हो फैसला होगा वही सबको मानना होगा। यही गांव वालों ने तय किया था कि कलेक्टर साहब जो फैसला करेंगे वह दोनों पक्षों को मानना होगा और फिर इस गांव में जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं होगा और गांव में शांति होनी चाहिए। बस शांति रहनी चाहिए। बस यही सब लोगों की इच्छा थी और सब लोग एक दूसरे की कान में कानाफूसी करने लगे कि कलेक्टर साहब को काफी देर हो गई है सोचते हुए, लेकिन उन्होंने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया है। फिर एकदम से कलेक्टर साहब पहले दोनों पक्षों की तरफ देख कर मुस्कुराए और फिर कहने लगे कि गांव के हलवाई को बुलाया जाए और गांव में गुड़ चीनी बेचने वाले से 10 किलो गुड़ मंगवाया। फिर कलेक्टर साहब बोले, रामलाल तुम अपनी जमीन की मिट्टी लाकर मेरे सामने रखो। रामलाल कलेक्टर साहब की बात सुनते ही खेत में भागकर गया और मिट्टी लेकर आया। कलेक्टर साहब ने हलवाई से कहा, इस मिट्टी में गुड़ मिलाओ और इसका रस बनाओ। हलवाई ने कलेक्टर साहब की बात सुनकर बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने मिट्टी में गुड़ मिलाकर उसका रस बना दिया और गुड़ मिट्टी मिलकर एक काले रंग का गाढ़ा घोल बन गया। उस घोल को लेकर कलेक्टर साहब बोले, अब हरि प्रसाद तुम इसे चखो और बताओ कि इसका स्वाद कैसा है। हरि प्रसाद उस मिट्टी और गुड़ के घोल को देखकर पहले से हड़बड़ा गया कि यह कैसा बेवकूफ बड़ा काम है। भला मिट्टी को कौन खा सकता है और ऊपर से इसमें गुड़ मिला दिया। अब तो यह बिल्कुल बेसुरा सा हो गया है। लेकिन कलेक्टर साहब का ऑर्डर था तो हरि प्रसाद को मानना ही था। हरि प्रसाद ने उसमें से थोड़ा सा घोल अपने हाथ में लिया और उसे चख कर देखा और फिर बेकार सा मुंह बनाकर खड़ा हो गया। फिर कलेक्टर साहब ने जब हरि प्रसाद से पूछा कि बताओ हरि प्रसाद इसका स्वाद कैसा है, तुम्हें कैसा लगा घोल का स्वाद। कलेक्टर साहब की बात सुनकर हरि प्रसाद ने जवाब दिया, कलेक्टर साहब इसका स्वाद बिल्कुल कड़वा और गंदा है। मिट्टी का क्या कोई स्वाद होता है। हरि प्रसाद की बात सुनते ही कलेक्टर साहब मुस्कुराए और बोले, जिस मिट्टी का स्वाद तुम्हें मीठा नहीं लगता उस पर तुम्हारा क्या अधिकार है। यह जमीन रामलाल की है क्योंकि इसमें उसी के पसीने की मिठास है और इसका स्वाद उसे ही मीठा लगता है जो इस पर दिन रात मेहनत करता है। इसलिए यह जमीन तुम्हारी नहीं रामलाल की है। रामलाल से तुम इस घोल को चखने के लिए कहो, वह बिल्कुल मुंह नहीं बनाएगा बल्कि उसे इसका स्वाद मीठा लगेगा क्योंकि यह उसकी जमीन है। उसे मिट्टी का स्वाद काफी अच्छा लगता है। कलेक्टर साहब का फैसला सुनते ही पूरा गांव तालियों की आवाज से गूंज उठा और सभी कलेक्टर साहब के फैसले की प्रशंसा करने लगे कि आज कलेक्टर साहब ने एक सच्चाई के आधार पर फैसला सुनाया है, ना कि किसी कागज के टुकड़े के आधार पर। और यही फैसला सर्वोपरि है और उत्तम भी। कलेक्टर साहब के जैसा फैसला कोई नहीं सुना सकता। आज उन्होंने
सच्चाई का साथ दिया है, एक गरीब इंसान का साथ दिया है और उस तरह से कलेक्टर साहब ने गांव के इस विवाद को खत्म कर दिया और यह जमीन रामलाल को सौंप दी गई और सभी कलेक्टर साहब की प्रशंसा कर रहे थे और कलेक्टर साहब का फैसला सुनते ही रामलाल की आंखों में आंसू आ गए और वह बुरी तरह से रोने लगा और कलेक्टर साहब के पैरों में गिर गया और कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि साहब, आप ही की वजह से मुझे आज मेरी जमीन मिल गई है, मुझे मेरी माँ मिल गई है जिस पर दूसरे हक जता रहे थे, मेरी माँ को मुझसे छीनना चाहते थे, आज मुझे मेरी माँ आपकी वजह से ही मिली है, मेरी धरती माँ, मैं उस पर दिन रात मेहनत करूँगा और अपने बलबूते पर बहुत अच्छी फसल उगाऊंगा, लेकिन आपने मुझ जैसे गरीब पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि मुझे यह जमीन का टुकड़ा दे दिया। साहब, यह मेरे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा ही नहीं है बल्कि मेरी जिंदगी भर की पूंजी है और उसी के सहारे मेरे परिवार का गुजर बसर होता है। आपने मुझे सिर्फ मेरी जमीन ही नहीं दी है बल्कि मेरे परिवार की जिंदगी मुझे दी है। मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी इस एहसान का बदला चुका पाऊंगा। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान चढ़ा दिया है, मैं मरते दम तक आपका ऋणी रहूंगा। यह बात सुनते ही कलेक्टर साहब ने रामलाल को उठाया और उसके आंसू पोंछकर उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, यह मेरा फर्ज था, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। एक बार हमेशा याद रखना कि सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है। रामलाल, यह जमीन तुम्हारी ही थी और तुमने ही इसे अपने खून पसीने से सींचा है, तो भला इस जमीन को कोई और कैसे छीन सकता था। और एक बात याद रखना, झूठ के पांव बहुत छोटे होते हैं और सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है। तुम सच्चे थे तो तुम्हारी जीत हो गई है, अब तुम आराम से अपनी जमीन पर मेहनत करो और अपने परिवार का पालन पोषण करो। अब तुमसे तुम्हारी जमीन कोई नहीं छीनेगा। और यह बात कहकर ही कलेक्टर साहब ने सबसे विदा ली और फिर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए और फिर गांव वालों को सिर्फ सड़क पर धूल ही उड़ती दिखाई दी। कलेक्टर साहब अपना फैसला करके जा चुके थे। उसके बाद रामलाल उस जमीन पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाने लगा, अगर अपने परिवार के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा।